भाई साहब, सबसे पहला जो टर्म आता है हम लोगों का, एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं, सबसे पहला जो एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं हम लोग धारा घनत्व। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। इसको इंग्लिश में बोला जाता है करंट डेंसिटी। इसको इंग्लिश में क्या चीज बोला जाता है? करंट डेंसिटी। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग वेक्टर जे से। इसको डिनोट करते हैं किस चीज से हम लोग? वेक्टर जे से। अब देखिए कि ये धारा घनत्व क्या चीज होता है। तो इस धारा घनत्व के बारे में कहता है क्या कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से, कहता है क्या, प्रति इकाई क्षेत्रफल से, प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली, प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा के, गुजरने वाली लंबवत, गुजरने वाली लंबवत धारा के परिमाण को, लंबवत धारा के परिमाण को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कि अपने पास कोई सा एक चालक है, ये है एक चालक, और इस चालक का अगर कोई ना कोई क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल मान लिया जाए कितना? ए। क्षेत्रफल मान लिया जाए कितना? ए। तो इधर का भी जो ये क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्रफल कितना होगा? ए होगा, ये वाला भी क्षेत्रफल। और मान लीजिए कि इससे कोई भी विद्युत धारा ऐसे बह रही है जो क्षेत्रफल के सतह के लंबवत है। क्षेत्रफल के सतह के लंबवत क्या है? तो कह रहा है क्या कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली लंबवत धारा के परिमाण को हम लोग क्या कहते हैं? धारा घनत्व। तो मान लो कि इधर से जो करंट बह रहा है, ये करंट कितना? आई। इधर से जो करंट बह रहा है, ये करंट कितना? आई। तो देखो भाई, ए क्षेत्रफल से जो करंट बह रहा है वो कितना बह रहा है? आई करंट। तो इकाई क्षेत्रफल से एक से जो बहेगा वो कितना बहेगा? आई बट्टा ए बहेगा। और इसी इकाई क्षेत्रफल से जो बहने वाला करंट होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर जे कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं आई बट्टा ए। बात समझ में आ रहा है? अब देखना, ध्यान देना यहाँ पर कि ये जे सर, इस करंट डेंसिटी को, धारा घनत्व को आप वेक्टर क्यों लिखे? तो आपको पता है कि करंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर की स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। और एरिया के बारे में आप पढ़े हुए हैं क्या? एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर में मैं बोला हूं कि गुना या भाग में हो, और दोनों में से अगर कोई एक वेक्टर रहे तो क्वांटिटी जो मिलता है वो कैसा मिलता है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब जो ये करंट डेंसिटी है, ये कैसा क्वांटिटी होगा? बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जो धारा है, जो आपका धारा आई है, वो क्षेत्रफल ए के, क्षेत्रफल ए के कैसा होना होगा? लंबवत होना है, लंबवत होगा। और तुमको याद होगा भाई कि जो हम लोग एरिया वेक्टर लिखते थे, उसका डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ होता था। तो अगर यहां से हम लोग एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लिखेंगे तो परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ कुछ ऐसा होगा एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ कुछ ऐसा होगा एरिया वेक्टर। तो या तो आप लिखेंगे धारा आई क्षेत्रफल ए के लंबवत होगा, या फिर जो आपका धारा आई है ये वेक्टर ए के समानांतर होगा। या फिर क्या होगा? वेक्टर ए के समानांतर होगा। ये दोनों एक ही बात लिखी हुई है। अगर क्षेत्रफल परिमाण का बात करेंगे सतह, तो सतह के लंबवत बाहर की तरफ। और अगर वेक्टर में बात करेंगे तो करंट जिस दिशा में है उसी दिशा में वेक्टर ए भी है, मतलब वेक्टर ए के क्या होगा? समानांतर होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन देखिए कि यहाँ पर हम लोगों को दो चीज ध्यान में रखना है कि ये धारा और क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल का सतह होगा ये हमेशा धारा के कैसा होगा? लंबवत सतह होगा। लेकिन लेकिन यदि लेकिन यदि कोई गारंटी तो नहीं है, कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा जो है सो सतह के लंबवत ही धारा पास करे। मान लीजिए कुछ ऐसा कंडीशन हो गया,
ऐसा कंडीशन हो गया क्या कि यदि यदि धारा I सतह के क्षेत्रफल, धारा I सतह के क्षेत्रफल वेक्टर ए से थीटा कोण बना रही हो, थीटा कोण बना रही हो, यदि कोण दोनों के बीच का कितना हो जाए, थीटा हो जाए। जैसे मान लो कैसे होगा, तो मान लेते हैं क्या कि अपने पास जो चालक है, अब की बार वो चालक है कुछ ऐसा और इसका क्षेत्रफल है कुछ ऐसा। ध्यान दीजिएगा, चालक है कुछ ऐसा और इसका क्षेत्रफल है कुछ ऐसा। अब आप देखिए कि ये क्षेत्रफल का जो सदिश हम लोग लिखेंगे, तो अगर इससे करंट बहाएंगे तो करंट बहेगा कुछ ऐसे, करंट बहेगा कुछ ऐसे आई चालक से होकर के। लेकिन यहां पर जब आप क्षेत्रफल सतह लिखिएगा तो परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ ये एरिया वेक्टर कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ। आपको मैंने क्या बोला है कि यदि क्षेत्रफल वेक्टर के बीच में और धारा I के बीच का कोण जो हो जाए वो कितना हो जाए, थीटा हो जाए, तब हम लोग धारा घनत्व तो कैसे लिखेंगे। तो तुम ध्यान देना, इस A का हम लोग दो कंपोनेंट ले सकते हैं। एक कंपोनेंट जो थीटा लगा हुआ है जिसके साथ कितना हो जाएगा ये, और जिसके साथ थीटा नहीं लगेगा वो क्या हो जाएगा, A साइन थीटा। अब तुमको इस बात की जानकारी होगी कि जो हम लोग करंट डेंसिटी J लिखते हैं वो I लिखते हैं और I बट्टा A परपेंडिकुलर लिखते हैं, या वेक्टर A अगर आप बात करेंगे तो पैरेलल लिखते हैं। तो सतह के लंबवत जो धारा गुजर रही है, ये सतह के लंबवत गुजरने वाली धारा का कंपोनेंट कौन सा है, A कॉस थीटा की A साइन थीटा, A कॉस थीटा है। तो इसका मतलब भाई साहब जो करंट डेंसिटी J बराबर हम लोग लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, I बट्टा A कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है, I बट्टा कितना, A कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना कि यहाँ एरिया भी अपना वेक्टर है और करंट डेंसिटी भी क्या है, वेक्टर है। इस साइड लेके आ जाओ, तो I बराबर जो है तो हम लोग कितना लिखेंगे, जे ए कॉस थीटा। और आपको पता है कि यदि दो वेक्टर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग ए डॉट बी कितना लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो इस जे ए कॉस थीटा को दोस्त I इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं कि नहीं। और आपको पता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इतनी बातें क्लियर है। ये है क्या, एक टर्म करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी में मैं क्या बोला आपको कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली लंबवत धारा के परिमाण को हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। तो भाई एक कंडक्टर है जिसका क्षेत्रफल है कितना, तो क्षेत्रफल के लंबवत करंट ऐसे गुजर रही है, क्षेत्रफल के लंबवत करंट ऐसे गुजर रही है। तो ए क्षेत्रफल से जो धारा गुजर रही है वो कितनी, तो एक क्षेत्रफल से कितनी गुजरेगी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, धारा। अब क्या बोले कि इस दोनों में देखो कि एरिया को हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, वेक्टर के जैसे, और वेक्टर हमेशा कैसे, परपेंडिकुलर बाहर के तरफ। तो इस एरिया वेक्टर का अगर हम लोग बात करें तो ये किधर होगा, परपेंडिकुलर बाहर के तरफ। अब देखो ये करंट स्केलर और ये एरिया क्या, वेक्टर। तो बोला है कि गुना या भाग में रहे और दोनों में से कोई एक वेक्टर रहे तो जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है, तो धारा घनत्व तो वेक्टर क्वांटिटी होगा कि स्केलर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। दूसरी बात कि अगर भाई साहब कि धारा हमेशा सतह के लंबवत नहीं हो सकता है, हो सकता है कि सतह से जो है सो धारा कोई कोण बना रहा हो कितना, थीटा। तो थीटा का हम लोग दो कंपोनेंट लेंगे, एक ए कॉस थीटा और एक, अब देखो कि धारा वो वाला लेना है जो करंट के दिशा में जाए, क्षेत्रफल वो वाला लेना है जो करंट के यानी कि सतह के लंबवत हो। तो करंट के दिशा वाला जो धारा लेंगे वो कितना होगा, ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर J इक्वल टू आई बट्टा ए परपेंडिकुलर लिखते हैं तो J इक्वल टू ए बट्टा कितना लिखेंगे, ए कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ भी देखो क्षेत्रफल के दिशा में जो करंट है उस वाले क्षेत्रफल को लिए, तो यहाँ पर भी देखो कि क्षेत्रफल के दिशा में जो होगा क्षेत्रफल, करंट के दिशा में जो क्षेत्रफल होगा उसी क्षेत्रफल को हम लोग लेंगे। और करंट के दिशा में कौन सा क्षेत्रफल है,
ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा लिए, ए कॉस थीटा को इस साइड लाए तो आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, जे भी वेक्टर ए भी वेक्टर और कॉस थीटा में है तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, जे डॉट। अब देखिए कि धारा घनत्व के बारे में ये बात आप जान रहे हैं कि जो धारा घनत्व है आपका वो कैसा राशि है, तो धारा घनत्व जो है आपका करंट डेंसिटी जे, ये कैसा राशि है, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर सदिश राशि है दोस्त तो इसका जरा सा मात्रक का बात करो कि देखो जो वेक्टर जे इक्वल टू हम लोग लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, आई बट्टा ए, ऊपर करंट है तो ऊपर करंट है तो करंट का मात्रक हम लोग क्या लिखते हैं, एम्पियर लिखते हैं, और नीचे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या लिखते हैं। इसका मतलब अगर आपको कोई आदमी पूछे कि धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है तो आप कहेंगे क्या कि धारा घनत्व का जो एसआई मात्रक है ये एसआई मात्रक होता है कितना भाई, ये होता है आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इतनी बातें समझ में आ रही है। एक टर्म क्या आया, धारा घनत्व, जो धारा घनत्व क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली करंट का परिमाण है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि हम लोग पढ़े हैं क्या, ओम का नियम, हम लोग क्या पढ़े हैं, ओम का नियम। तो भाई साहब जो ओम का नियम, सामान्य नियम आप लोग पढ़े हैं, इस ओम के नियम में क्या पढ़े हैं कि ओम का नियम कहता है क्या कि यदि, ओम का नियम कहता है क्या कि यदि यदि भौतिक परिस्थिति, यदि भौतिक परिस्थिति जो है अगल बगल का जो चीज है, यदि भौतिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहे, कैसा रहे, भौतिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहे, यदि भौतिक परिस्थिति कैसा रहे, अपरिवर्तित रहे, खास करके ध्यान रखना है किस चीज का, तापमान का, खास करके ध्यान रखना है किस चीज का, तापमान का। ठीक है, कि यदि तापमान अपरिवर्तित रहे तो किसी चालक के, तो किसी तो किसी चालक के तो किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, तो किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर जो होता है, सिरों के बीच का विभवांतर जिसको हम लोग भी बोलते हैं, चालक से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चालक से प्रवाहित धारा के क्या होता है, चालक से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, चालक से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही है क्या आपका ओम का नियम, है ना। हम लोग क्या लिखते हैं भाई कि जो भी होता है ये प्रोपोर्शनल किस चीज के होता है, आई के, और यहाँ से भी इक्वल टू हम लोग प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो क्या बनता है, आर आई। अब जरा सा ध्यान से देखना कि अगर v को बोल दो y, r कांस्टेंट 3 और i को बोल दो x, तो y इक्वल टू 3x, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा जो जीरो से पास करेगा, x जीरो तो y भी कितना, जीरो। तो अगर इसके ग्राफ का हम लोग बात करें ओम के नियम में, अगर ओम के नियम में आप ग्राफ का बात करेंगे तो जो v वर्सेस i का ग्राफ होगा, एक एक्सिस पर आप रखिए i को और दूसरे एक्सिस पर जो है, तो दूसरे एक्सिस पर अगर हम लोग रखेंगे v को, एक पर रख रहे हैं किस चीज को, i को, और दूसरे पे किस चीज को रख रहे हैं, v को, तो जो आपका ग्राफ बनेगा यहाँ से, जो आपका ग्राफ बनेगा वो एक सीधी रेखा बनेगी। ऐसे कैसी बनेगी, सीधी रेखा बनेगी। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री ही हो, ये निर्भर करेगा कि इसका रेजिस्टेंस कैसा है। अब मान लीजिए कि यहाँ से ये एंगल, यहाँ से जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल बना रहा है कितना, थीटा। यहाँ से ये वाला एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो थीटा के कारण जो आप ढाल लिखिएगा, इसका ढाल लिखिएगा जिसको आप क्या बोलते हैं, स्लोप। तो स्लोप बराबर हम लोग कितना लिखते हैं, tan थीटा। अब देखो tan थीटा लिखोगे तो लंब बट्टा क्या लिखोगे, आधार। तो लंब जो लिखोगे तो मान लो कि यहाँ पर
जो पोटेंशियल था V1 और यहाँ पर पोटेंशियल था कहीं पर V2, यहाँ पर कहीं पर करंट था I1 और यहाँ पे करंट था कहीं पर I2। तो अगर कहीं पर भी हम लोग बात करिएगा पोटेंशियल का या करंट का तो I2 माइनस I1 और ये कितना हो जाएगा V2 माइनस। तो जब तुम tan थीटा लिखोगे तो tan थीटा जो लिखोगे वो क्या लिखोगे V2 माइनस V1 बट्टा कितना I2 माइनस लंब बट्टा आधार लिखोगे। अब देखो कि ये जो V बाई आई है tan थीटा इक्वल टू V2 माइनस V1 को मैं डेल्टा V बोलूंगा या V बोलूंगा, है ना, तो मैं खाली V बोलता हूँ। और I2 माइनस I1 भी क्या मिलेगा, I मिलेगा। आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि V बट्टा I बराबर क्या होगा, R होगा। इसका मतलब V और I के बीच के ग्राफ का जो स्लोप है, जो ढाल है, वो क्या देता है, प्रतिरोध देता है। वो क्या देता है, प्रतिरोध। तो यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में क्या रखना है कि V वर्सेस I का ग्राफ, V वर्सेस I के ग्राफ का ढाल, के ग्राफ का ढाल जो है वो ढाल आपको क्या देता है, ढाल प्रतिरोध का मान देता है। ढाल प्रतिरोध के बराबर होता है। क्या होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए कि आपसे अगर कोई आदमी क्वेश्चन में पूछ दे, क्वेश्चन में पूछ दे कि V वर्सेस I का ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक ना, V वर्सेस I का कुछ ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, एक ग्राफ ऐसे, एक ग्राफ ऐसे और एक ग्राफ ऐसे, पहला दूसरा और तीसरा। आप बताइए कि किस वाले का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। तो जिसका ढाल सबसे अधिक होगा उसका प्रतिरोध सबसे, तो स्लोप सबसे अधिक पहले वाले का है कि दूसरे वाले का कि तीसरे वाले का, तीसरे वाले का स्लोप सबसे अधिक है क्योंकि थीटा सबसे अधिक है। तो जिसका थीटा सबसे अधिक उसका ढाल सबसे अधिक, और जिसका ढाल सबसे अधिक उसका प्रतिरोध सबसे अधिक। इसका मतलब जो R1 होगा आपका, ये R1 सबसे छोटा होगा, R2 इससे बड़ा होगा और R3 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है कि कभी भी जब आप VI ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो VI ग्राफ ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन निकलेगा। क्यों कि आप देखिए y इक्वल टू mx टाइप का दिख रहा है, तो y बराबर mx क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ओरिजिन से पास करेगा भाई, और इसका जो हम स्लोप निकाल रहे हैं वो V बाई आई के बराबर में हो रहा है। और हम जानते हैं कि प्रतिरोध R बराबर भी V बाई आई के मतलब होता है। इसका मतलब वहां का स्लोप यहाँ के प्रतिरोध के, मतलब VI ग्राफ का जब भी हम ढाल निकालेंगे तो वो किसके बराबर में होगा, प्रतिरोध के बराबर में। अब आपसे पूछ देता है कभी कभी क्या सवाल में कि ओम के नियम को आप सिद्ध करिए, ओम के नियम को आप क्या करिए, सिद्ध करिए। तो भाई ओम का नियम तो हम लोग ये जानते हैं पहले से कि यदि भौतिक परिस्थिति को कांस्टेंट रखा जाए, खास करके किस चीज को, तापमान को कांस्टेंट रखा जाए, इन चीजों का भी ध्यान रखा जाता है कि ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहे, ठीक ना, हवा का प्रभाव भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, सारे चीजों का चीज, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे, सारे चीजों को ध्यान में रखा जाता है। क्यों कि आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि प्रेशर बदलने से भी कंडक्टर का साइज घटता बढ़ता है, टेम्परेचर बदलने से भी साइज घटता बढ़ता है ना। तो टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, सारे चीजों को क्या रखना है, कांस्टेंट। इसीलिए आज मैं लिखा हूं क्या, भौतिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहे। तो भौतिक परिस्थिति में आपको सब चीजों का ध्यान में रखना है। क्या, प्रेशर भी कांस्टेंट रहना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी कांस्टेंट रहना चाहिए, खास करके टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहना ही रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो यदि भौतिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगा तो किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी जो होता है वो चालक से प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल I, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब अगर आपको कहे कि ओम के नियम को सिद्ध करिए, ओम के नियम को क्या करिए, तो आपको मैं पहले भी बताया हूं इसको सिद्ध करने का तरीका, है ना, कि प्रूफ, अगर बात करें हम लोग किस चीज का, प्रूफ का, प्रूफ किस चीज का, ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ के प्रूफ के लिए हम तुमको क्या बोले हैं, देखो कि कोई भी दो राशि समानुपाती है, अगर कह दे कि A समानुपाती है B के, तो तुम क्या लिखोगे, A बराबर CB लिखोगे कि नहीं, जहां C एक कांस्टेंट होगा, यानी कि A बाई B बराबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट के बराबर में। तो कह रहा है कि V और I समानुपाती है,
इसका मतलब अगर V बाई आई बराबर हम लोग कांस्टेंट सिद्ध कर दें तो ये सिद्ध हो जाएगा कि V समानुपाती है किस चीज के, I के। अब देखिए कि इस चीज को हम लोग कहाँ से रिलेट करेंगे, जो देखिए तो आपको मैं बताया था कि विद्युत धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जाओ मुंह धो के आ जाओ, विद्युत धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या संबंध है, जो है ना, विद्युत धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या संबंध है, जो आपको मैं बताया था। क्या बताया था भाई, कि जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी v बराबर होता है वी डी आई बराबर जो होता है, ये कितना होता है वी डी ई एन ए। जहां पर आपको पता है कि I क्या होता है विद्युत धारा, Vd क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है, N क्या होता है प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बोलते थे, और A क्या होता है किसी भी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इतना चीज आपको पता है। अगर इसमें हम Vd बराबर एक फॉर्मूला लगाए थे दोस्त, अब ये भी बात जानते हो कि चूंकि Vd बराबर होता है EV बाई ml, ठीक ना, इंटू कितना टॉर, और इसके साथ में है कितना ENA, ठीक ना, तो ENA अभी क्यों लिख रहे हैं, टॉर तक इतना चीज जानते हो। अगर इस Vd का वैल्यू आप क्या करिए कि इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो इस वाले इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या चीज, आई बराबर मिलेगा कितना, Vd के जगह पर रख दो कितना EV बाई ml इंटू टॉर, और इसके साथ में मल्टीप्लाई है कितना ENA। मतलब कि अगर यहां से आप I बराबर देखेंगे तो I बराबर आपको मिलेगा कितना E स्क्वायर, ठीक ना, E स्क्वायर NA, और टॉर ऊपर में है और नीचे ml नीचे में है, और साथ में कितना है V है। V को इस साइड में ले आओ या इसी को इस साइड में लेके चले जाओ। तो अब देखो कि यहां से जब हम लोग क्या करेंगे कि I को इधर लेके जाते हैं और बाकी सारे को इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो जब I को इधर लेके जाओगे तो इधर बचेगा कुछ नहीं, और इस ml को इधर लेके आओ तो कितना बच जाएगा ml बाई E स्क्वायर NA टॉर इक्वल टू इधर कितना बच जाएगा V बाई आई। बात समझ में आ रहा है, V बाई आई बच जाएगा, कोई दिक्कत है। I को इधर लेके गए बाकी सारे को इधर लेके आए, तो ml भाग में है तो आया गुना में, और ऊपर में ये इतना टर्म गुना में है तो आया किस में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये V बाई आई आ चुका है, और V बाई आई को हमको प्रूफ करना है क्या कि कांस्टेंट हो जाए। तो कांस्टेंट हो जाए दोस्त, तो यहाँ सबसे पहली बात ये देखो कि यहाँ पर सबसे पहली बात ये देखो कि M को देखो, M क्या चीज है तुम्हारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है कितना 9.1 गुने 10 का पावर माइनस 31 kg, और ये चीज जो हो गया आपका, ये क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, ये चीज क्या हो गया कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स 9.1 गुने 10 का पावर माइनस 31 kg, और ये क्या हो गया कांस्टेंट। L जो है, ये L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, चालक की लंबाई है। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर तापमान नियत रहे, अगर हो सकता है कि तापमान को आप बढ़ा दें तो चालक एक्सपेंड करता है कि नहीं, और अगर तापमान को घटा दें तो चालक क्या होता है कंप्रेस होता है ना। पढ़े हुए हो ना कि गर्मी के दिनों में जो है सो रेल की पटरी ठीक रहती है और ठंडे के दिनों में गैप बढ़ जाता है। तो ठंडी के दिनों में क्या होता है कि ठंडी में ही, हाँ, तो गैप कम हो जाता है, और ठंडी के दिनों में गैप बढ़ जाता है, जिससे एक्सीडेंट का चांस रहता है। ठंडी के दिन में क्या होगा, छोटा हो जाएगा ना, तो छोटा हो जाएगा तो दो पटरी के बीच का गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एक्सीडेंट ज्यादा रहेगा। तो ठंडा करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा, और अगर गर्म करेंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा। तो होता क्या चीज है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो इसका लेंथ ना तो एक्सपेंड करेगा ना तो कंप्रेस होगा। तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दीजिए, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर आप बात करेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर आप बात करेंगे, नियत ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर आप बात करेंगे, तो भाई कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो L का वैल्यू है वो L कैसा होगा,
कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर नहीं बदलेंगे तो। एम और एल कांस्टेंट हो गया। ई का मान देखो कि जो तुम्हारा ई बराबर है, ये ई क्या होता है, ये ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये भी क्या है, कांस्टेंट है। आप एन देखिए, तो एन क्या है, एन है इलेक्ट्रॉन घनत्व। एन है क्या, इलेक्ट्रॉन का घनत्व। तो भाई साहब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख लें, हो सकता है कि हम टेम्परेचर बढ़ाएं और चालक के अंदर का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के बाहर आ जाए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ सकता है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ सकता है कैसे, जब चालक का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब। लेकिन अगर तापमान को नियत रख लें, लेकिन अगर क्या करें, तापमान को नियत रख लें, तो नियत तापमान पर जो है, तो नियत तापमान पर जो है, तो नियत तापमान पर ये एन भी रहेगा कैसा आपका, कांस्टेंट रहेगा, ये भी बदलेगा नहीं। अब रह गया क्या, ए। तो ए भी जो है, तो ये ए क्या है आपके, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ए क्या है आपके, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब ये ए जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है भाई साहब, तो अगर तापमान बढ़ाएंगे तो कंडक्टर फैलेगा, हो सकता है मोटा हो जाए। अगर तापमान घटाएंगे तो कंप्रेस होगा, हो सकता है क्या, इसका क्षेत्रफल घट जाए। लेकिन अगर नियत तापमान रख लें, अगर क्या करें, नियत तापमान रख लें, तो नियत तापमान पर जो है, तो नियत तापमान पर जो है, तो आपका ए भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट। और टॉर के बारे में तो जान ही रहे हैं क्या, कि भाई साहब अगर तापमान नियत रखें तो टॉर भी कांस्टेंट होगा। टॉर भी कांस्टेंट होगा कब, टॉर भी कांस्टेंट होगा कब, जब तापमान क्या रहे, जब तापमान क्या रहे, कांस्टेंट रहे। मतलब सारे चीजों में कहीं ना कहीं ये कंडीशन आ गया है कि तापमान कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो सीधा सीधा बात लिखेंगे क्या, कि सीधा सीधा बात लिखेंगे क्या भाई, कि नियत तापमान के लिए, नियत तापमान के लिए जो है, तो नियत तापमान के लिए जो है, तो V बट्टा I बराबर जो अपना मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। क्यों कि इस साइड में जितना भी चीज है, मास भी कांस्टेंट, लेंथ भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, और टॉर्क भी कांस्टेंट। कब, जब हर जगह पर तापमान कैसा रहे। तो सब में एक बात कॉमन है क्या, कि तापमान कैसा रहना चाहिए। तो जब भाई साहब तापमान को आप नियत रखेंगे, तो V बाई आई बराबर क्या हो जाएगा, और V बाई आई बराबर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब V समानुपाती हो गया किस चीज के, और यही है क्या, ओम का नियम सिद्ध हो गया। बात समझ में आ रहा है। इतने बातों में आपको कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब आता है क्या चीज, अब आता है क्या चीज, तो अब आता है क्या, कि ओम के नियम का सदिश रूप क्या है। अब क्या आता है कि ओम के नियम का सदिश रूप क्या है, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे जो पीछे पर है हम लोग, एक टर्म करंट डेंसिटी, ठीक ना, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का यूज करेंगे, देखिए ओम के नियम के सदिश रूप में। किस चीज में, ओम के नियम का, ओम के नियम का सदिश रूप। देखो तो ओम के नियम का जो सदिश रूप है, ये क्या होता है, ये जरा सा देखिए पहले। तो आप देखिए कि हम लोग ओम के नियम में जानते हैं क्या, V बराबर आई आर, और ये जो है ये कैसा है, अदिश है। ये कैसा है, अदिश है। क्यों भाई साहब, कि विभव अदिश राशि, करंट अदिश राशि, प्रतिरोध भी अदिश राशि, सारा चीज अदिश है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म कैसा है, अदिश राशि। अब देखिए आप सीधे सीधे बात, कि हम इसको चाहते हैं कि सदिश में बदलें, हम इसको क्या चाहते हैं, सदिश में बदलें। तो थोड़ा सा मैं एक लाइन बोलूंगा, उसको जरा सा बर्दाश्त करना, फिर मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। तुम सोचो अपने जीवन में कि विभव के जगह पर हम कौन सा सदिश राशि रख सकते हैं, विभव के जगह पर हम कौन सा सदिश राशि रख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र से हम लोग विद्युत विभव की तरफ बढ़े थे। विद्युत क्षेत्र कैसा राशि होता था, सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र कैसा राशि होता था, सदिश राशि। मतलब भाई V के जगह पर हम E रख सकते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी है। करंट स्केलर है,
लेकिन करंट के जगह पर जो करंट डेंसिटी पर है वो कैसा क्वांटिटी है, और आर के जगह पर हम रेजिस्टिविटी रख देंगे रो, तो ये हो जाता है क्या, वेक्टर फॉर्म हो जाता है कूलॉम के नियम का। अब तुम कहोगे कि हम नहीं मानता, तुम कहोगे क्या कि हम नहीं मानता, हमको प्रूफ करके आप दिखाइए, ये चीज हमको क्या करिए, आप प्रूफ करके दिखाइए। तो चलो भाई साहब बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ, है ना। इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए कि आप क्या पढ़े हैं, आप अभी पीछे पढ़े थे क्या कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कैसे हम लोग करंट को रिलेट किए हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कैसे हम लोग करंट को रिलेट किए हैं। तो लिखे हैं क्या, I बराबर ई स्क्वायर एन ए टॉर बाई एम एल और इंटू कितना भी। मतलब यहां से नहीं, हम लोग सीधे बढ़ते हैं यहां से कि हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि क्या चीज जानते हैं दोस्त, तो हम जानते हैं कि जो आपका I बराबर होता है, ये I बराबर कितना होता है, बी डी ई एन ए। अब आप ये भी जानते हैं कि चूंकि वी डी बराबर होता है कितना, ई वी बाई एम एल इंटू कितना सर होता है। इस वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पर पुट किए थे तो अपने पास जो चीज आया था वो आई इक्वल टू आया था कितना, ई स्क्वायर, ई स्क्वायर कितना, ई स्क्वायर एन ए टॉर बाई एम एल और इंटू कितना भी आया था। कोई दिक्कत है तुमको, मैं भी को उधर ही रहने देता हूँ, एम एल और इस सारे को इधर लेके आ जाता हूँ। तो आप देखिए कि भी को उधर छोड़ दूंगा, भी रह जाएगा, एम एल भाग से आएगा तो गुना में बाई ई स्क्वायर एन ए टॉर और इंटू कितना हो जाएगा। इसी को तुमको याद होगा कि हम लोग क्या बोलते थे, प्रतिरोध बोलते थे। अब हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ से एल को भी हम इस साइड लेके आ रहे हैं, यहाँ से हम एल को भी, आपको याद होगा इसमें कि आर बराबर हम लोग लिखते थे कितना, एम एल बटा ई स्क्वायर एन ए कितना। और तुमको याद होगा कि अगर आर बराबर रो एल बाई ए से तुम इसको कंपेयर करो, आर बराबर रो एल बाई ए से कंपेयर करो तो एल के जगह एल, ए के जगह ए, तो रो के जगह जो बच गया वो सारा हो जाएगा। यानी कि रो बराबर जो यहाँ से आया था वो एम बराबर ई स्क्वायर एन और कितना, ये चीज तो तुम जान रहे हो पीछे से, ये सारा चीज पीछे करवाया हुआ है। अब ध्यान देना कि हम एल को अगर इधर लेके आ जाएंगे, तो एल को अगर इधर लेके आ जाएंगे तो ये देखो कि v और l है इधर गुना में, तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, v बाई एल किस में आ गया, भाग में, बचा कितना, m अपॉन ई स्क्वायर एन ए टॉर, ये ना, कितना बचा, कितना बचा भाई, बचा अपना क्या, m बचा ऊपर इक्वल टू कितना बचा, m बचा ऊपर, l तो आ गया है, और नीचे जो तुम्हारा बच रहा है वो बच रहा है कितना, ई स्क्वायर एन और टॉर को एक जगह लिख लो, और आई बचा हुआ है और नीचे में एक ए बचा हुआ है, आई बचा हुआ है और नीचे में एक क्या बचा हुआ है। तो आप सोचिए कि, आप सोचिए कि अगर आपके पास कोई चालक दिया हुआ है और जिस चालक की लंबाई है एल, जिस चालक की लंबाई है कितनी एल, इसका क्रॉस सेक्शनल दिया हुआ है ए, और इसके दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ के बीच का है कितना, भी, एक बैटरी से जोड़ा हुआ है भी। अब मान लीजिए कहाँ, यहाँ पे ये, ठीक ना। अब मान लीजिए कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है, एल है, और इसके बीच में जो भाई साहब विद्युतीय क्षेत्र बन रहा है, ये विद्युतीय क्षेत्र कितने का बन रहा है, ई का। तो आपने कभी संबंध पढ़ा हुआ है क्या कि डेल्टा भी बराबर ई डॉट आर होता है, ई डॉट आर होता है डेल्टा भी बराबर, तो भैया डेल्टा भी के जगह पर भी, ई के जगह पर ई और आर के जगह पर एल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं। तो यहाँ से ये देखो कि ई बराबर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वी बाई एल। और तुम ये बात जानते हो कि रो बराबर ये पूरा टर्म होता है, और तुम ये भी जानते हो कि ये आई बाई ए क्या होता है, करंट डेंसिटी। तो V बाई एल को हम लोग, ये बताइए कि यहाँ से जो है, तो V बाई एल को आप E लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं कि नहीं। आप ये बताइए कि M बाई ई स्क्वायर एन टॉर को रो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं। और आप ये बताइए कि I बाई ए को
करंट डेंसिटी जे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्यों कि यहाँ पर सीधे सीधे तुम लिखना कि चूंकि रो बराबर जो होता है, ये रो बराबर कितना होता है, m/e² n और टॉर, और I/a इक्वल टू जो होता है, ये I/a इक्वल टू क्या होता है, करंट डेंसिटी। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जाने क्या चीज, हम लोग जाने क्या चीज भाई, कि E बराबर जो होता है अपना, ये कितना होता है, रो टाइम्स जे। बात समझ में आ रहा है? तो आप यहां से देखिए कि अगर हमको करंट डेंसिटी जे बराबर लिखना है तो 1/रो इंटू ई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। और इसी 1/रो को जो है तो हम लोग जे बराबर लिखते हैं क्या, जे बराबर लिखते हैं सिग्मा इंटू कितना, ई, और इसी को बोलते हैं क्या, वेक्टर फॉर्म। किस चीज का? ओम के नियम का। जहां पर जहां पर जहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जहां पर जो है तो 1/रो बराबर सिग्मा है, जिसे 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 चालकता के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? चालकता के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं प्रतिरोधकता एक है और एक क्या है, चालकता। तो प्रतिरोधकता है जो धारा के बहाव को रोक रही है, धारा के बहाव को रोक रही है। प्रतिरोधकता क्या होता है? एक पदार्थ का गुण जिससे धारा की प्रवाह क्या होती है, रुकती है। तो भाई 1/रो का इनवर्स है ये, उल्टा चीज है सिग्मा। तो इसीलिए सिग्मा को क्या बोलते हैं? और चालकता क्या है? पदार्थ का एक ऐसा गुण जिस गुण के कारण ये क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह को मदद करता है। एक रोक रहा था तो दूसरा क्या कर रहा है? तो देखिए सिग्मा इक्वल टू 1/रो है, इसका मतलब एक रुकावट डालेगा तो दूसरा क्या करेगा, मदद करेगा। तो ये सिग्मा को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? चालकता के नाम से जानते हैं। और ये चालकता क्या चीज होता है? तो चालकता भाई साहब पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिस गुण के कारण ये क्या करता है, चालकता जो है आपका, जो आपका चालकता है जिसको हम लोग सिग्मा के नाम से जानते हैं, ये चालकता सिग्मा क्या है, पदार्थ का वह गुण है, पदार्थ का वह गुण जिस गुण के कारण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह का, जिसके कारण वह अपने से, वह अपने से विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है, मदद करता है। विद्युत धारा के प्रवाह का, प्रवाह का क्या करे, मदद करे, प्रवाह का मदद करे। तो ध्यान रखना कि रेजिस्टिविटी जो रो है, प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे का कैसा टर्म है, विपरीत टर्म है। बात समझ में आ रहा है? एक दूसरे का क्या है, विपरीत टर्म है। और हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा बराबर 1/रो। तो अगर कोई आदमी कहे सिग्मा का एसआई मात्रक, तो सिग्मा का एसआई मात्रक है तो या तो लिखोगे पर, इसका रेजिस्टिविटी का क्या लिखते हो, ओम मीटर, ठीक ना? क्या लिखोगे, पर ओम मीटर। यानी कि अगर कोई आदमी पूछे आपसे कि सिग्मा का एसआई मात्रक क्या होगा भाई, तो सिग्मा का एसआई मात्रक होगा 1/ओम मीटर। या इसी को आप चाहें तो लिख सकते हैं कितना, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बात समझ में आई? इतनी बातें, इतना बात समझ में आया कि नहीं? क्या बोले? हाँ, किस चीज से, कैसे सिग्मा को? केमिस्ट्री में छोड़, अपने को नहीं बुझाता है केमिस्ट्री। तो ये है भाई साहब क्या, ये जो चीज है आपका, ये क्या है, ओम के नियम का कैसा रूप, ओम के नियम का कैसा रूप, सदिश रूप। बात समझ में आ रहा है? तो ओम के नियम का सदिश रूप जब भी बोले आपको लिखने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, करंट डेंसिटी जे बराबर सिग्मा, जहां पर सिग्मा क्या है, चालकता है, जिसको 1/रो लिखते हैं, और ये क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह का सपोर्ट करता है। बात समझ में आ रहा है? तो देखो आज जो है तो क्या तुमको बताए,
एक टर्म बताए नया, करंट डेंसिटी क्या होता है। तो इकाई क्षेत्रफल से जितना धारा लंबवत बहेगा उसी को क्या बोलेंगे, करंट। ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर सतह के लंबवत नहीं बहा तो कितना, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा लिखेंगे तो इसको जे डॉट, कोई दिक्कत नहीं। इसका ऐसा ही मात्रा कितना लिखेंगे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद भाई ओम के लॉ को हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, ओम के नियम को पहले से पढ़े हुए हैं। और इसमें एक ग्राफ आज ऐड किए, ग्राफ ऐड किए क्या कि वी आई ग्राफ का जो स्लोप होगा, जो ढाल होगा, वो किस चीज को दिखाएगा, प्रतिरोध को। इसका मतलब जो ग्राफ जितना ज्यादा खड़ा रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। तो पहले दूसरे तीसरे में सबसे अधिक ढाल किसका है, तो प्रतिरोध भी सबसे अधिक और सबसे कम। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। इसके बाद आपसे अगर कोई आदमी पूछे कि भैया ओम के नियम को सिद्ध करके दिखाओ, तो ओम के नियम को जब भी सिद्ध करने के लिए बोले तो आप लिखिएगा क्या कि I बराबर वी डी ई एन ए से शुरू करिएगा। बात समझ में आ रहा है। तो I बराबर वी डी ई एन ए से शुरू करिएगा, वी डी का फॉर्मूला रखिएगा। यहाँ से जब आप v बाई आई बराबर यहाँ पहुंचिएगा तो इस हर पद को कांस्टेंट सिद्ध कर दीजिएगा। कैसे कि अगर तापमान नियत रहेगा तो ये सारा पद क्या हो जाएगा, और जब ये सारा पद कांस्टेंट हो गया भैया इसका मतलब v बाई आई बराबर क्या हो गया। लेकिन कब, जब तापमान क्या रहे, तो तापमान नियत के लिए v बाई आई बराबर कांस्टेंट, इसका मतलब v प्रोपोर्शनल क्या, और यही क्या है, ओम का नियम सिद्ध हो गया। अब हम तुमको क्या बोले कि ओम के नियम के सदिश रूप में, तो v बराबर आई आर अदिश रूप है। तो v के जगह पर एक सदिश राशि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड रख दो, I के जगह पर तुम वेक्टर क्वांटिटी में करंट डेंसिटी पढ़े हो, करंट डेंसिटी रख दो, और R के जगह पर क्या रख दो, रो रख दो। यही हो जाता है क्या, वेक्टर फॉर्म। तुम कहे कि हम नहीं मानेंगे, तो फिर से मैंने यही कहानी रचना शुरू किया। फिर से मैं ये क्या कहानी शुरू रचना किया, वी डी ई एन ए से ई स्क्वायर एन ए टॉर बाई एम एल इंटू वी किया। सारे क्वांटिटी को इधर लेके आ गया तो यहाँ से मिला क्या, आई बी इक्वल टू एम एल बाई ई स्क्वायर एन ए टॉर इंटू आई। फिर एल को भी मैं क्या किया, इधर गुना में है तो इधर ले आया भाग में। बी बाई एल के बारे में तुम जानते हो किसके बराबर में होता है, ई के बराबर में। और एम बाई ई स्क्वायर एन टॉर किसके बराबर में होता है, और आई बाई ए किसके बराबर में होता है। देखो तो यही चीज ई इक्वल टू रो इंटू जे पीछे लिखे हुए थे क्या, पीछे यही चीज ना लिखे थे, यही चीज क्या हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया। अब इसी को थोड़ा अच्छे से लिखे तो जे इक्वल टू कितना लिखे, 1 बाई रो इंटू ई। अब 1 बाई रो को क्या बोले, सिग्मा क्या है, चालकता। चालकता क्या होता है, पदार्थ का ऐसा गुण जिससे ये विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करेगा, समर्थन करेगा, सहयोग करेगा। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बात समझ में आ गई। और इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए कि जो आपके ओम का नियम है ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, हमेशा सही नहीं होता है। ओम का नियम हमेशा सही नहीं होता है। तो इसके आधार पर जो है तो चालक को दो कैटेगरी में बांटा गया है, चालक को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को बोला जाता है ओहमिक कंडक्टर, इसको इंग्लिश में भी ओहमिक चालक ही बोला जाता है। एक को क्या बोला जाता है, ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक चालक। और एक दूसरे को क्या बोला जाता है, नॉन ओहमिक चालक। एक दूसरे को क्या बोला जाता है, नॉन ओहमिक कंडक्टर। तो तुम सीधे सीधे बोलोगे कि जो चालक ओम के नियम का पालन करती है उसे कैसा चालक कहेंगे, ओहमिक कंडक्टर। और जो पालन नहीं करती है उसे नॉन ओहमिक। लगभग लगभग हमारे दुनिया के करीब करीब 95 से 98% चालक जो है ये नॉन ओहमिक कंडक्टर नहीं, ओहमिक कंडक्टर होते हैं। लेकिन 1-2% जो पदार्थ हैं उसे हम लोग नॉन ओहमिक कंडक्टर कहते हैं, जिसमें सेमी कंडक्टर आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसे ऐसे क्वांटिटी क्या होते हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर होते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है। तो सीधा सीधा आप ओहमिक कंडक्टर में क्या लिखेंगे कि वैसा चालक जो क्या करे, वैसा चालक जो ओम के नियम का पालन करे, जो ओम के नियम का पालन करे, जो ओम के नियम का पालन करे, जो ओम के नियम का क्या करे, पालन करे। और इसमें क्या लिखोगे, नहीं करे। इसमें क्या लिखोगे, ओम के नियम का पालन नहीं करे, उसे क्या बोलेंगे, नॉन ओहमिक कंडक्टर बोलेंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए कि तापमान बढ़ाने लग जाए, ठीक ना, तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे या करंट अगर बहुत ज्यादा हो जाए
तो उस समय में भी ओम का नियम का पालन नहीं होता है। तो ओम के नियम के पालन के लिए एक दो कंडीशन क्या है कि तापमान नियत रहना चाहिए, भौतिक परिस्थितियां क्या रहना चाहिए, नियत, और विद्युत धारा सामान्य रहना चाहिए। अगर सामान्य से एक्सट्रीम लेवल पे चला गया तो फिर ओम का नियम वहां पर पालन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो इतने चीजों को आप पढ़ के आएंगे। अगले दिन से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करूं कि आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो आपको समझ में आया होगा। काफी आज के लिए, चलो।